हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपका। आज हम इस लेक्चर में तीन वैल्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ने क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो डेफिनेशन है, जितनी भी वैल्यू उनकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई इन वर्ड्स का क्या मतलब है। अदरवाइज केस स्टडीज में आप ये चीज फाइंड नहीं कर पाओगे। केस स्टडीज में आएगा भी कौन सी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ओके, एथिकल इशू क्या है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए वैल्यूज का एग्जैक्ट मतलब क्या है। और डेफिनेशन तो वैसे भी है, आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी छोटी मोटी। स्टार्ट करते हैं ट्रुथ से। व्हाट इज ट्रुथ? अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं व्हाट इज ट्रुथ, तो आप कहोगे ट्रुथ क्या है, ट्रुथ सच बोलना है। लेकिन आप डिफाइन नहीं कर पाओगे ट्रुथ को, क्योंकि ट्रुथ की काफी डायमेंशंस है, एक डायमेंशन ही कई डायमेंशंस है। अब मैं आपको अलग अलग वे में इसको समझाता हूं। सो व्हाट इज ट्रुथ? इट इज कन्फॉर्मिटी ऑफ स्पीच एंड थॉट। जो आप सोच रहे हो वही अपनी स्पीच के थ्रू चीजें बाहर निकाल रहे हो, लोगों को बता रहे हो। और स्पीच में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? वर्ड्स होते हैं, साइन होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, राइटिंग होता है, और एनी अदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, जो आप सोच रहे हो वही आप अपने स्पीच के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। सो ट्रूथ इज कन्फॉर्मिटी ऑफ व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी कम्युनिकेट। नेक्स्ट, अब ट्रुथ को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ट्रुथ दो तरह का है, एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, एक सब्जेक्टिव ट्रुथ। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ क्या है? ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की अगर मैं डेफिनेशन कहूं, द रियलिटी दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ पर्सनल ओपिनियन और बिलीफ। जो कोई भी चीज है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है किसी भी इंसान के पर्सनल बिलीफ से और ओपिनियन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं दिस इज पेंसिल, दिस इज रेड पेंसिल, अब इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, सभी कहेंगे हाँ ठीक है, सच है, कोई गलत नहीं है। ओके, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंस एंड कैन बी कंफर्म्ड और डिसप्रूवन थ्रू ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एम्पिरिकल डाटा। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ये है, अगर मान लो मैं कहता हूँ ये पेंसिल नहीं पेन है, तो सभी कहेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया, सभी को दिख रहा है पेंसिल है, वो भी लाल कलर की। ओके, सो दिस इज ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। दूसरा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थ इज नॉट फ्लैट। ये सारे क्या है? ये फैक्ट बेस्ड ट्रूथ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। Subjective truth. It relates to personal perspective, opinion, and experience. It is influenced by individual belief, emotion, and interpretation of reality. सब्जेक्टिव ट्रूथ क्या है? जो आपका पर्सनल बिलीफ है, ओपिनियन है, ये सारी चीजें, ये है आपका सब्जेक्टिव ट्रूथ। एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरा कजन एक मूवी देखने गए, क्वीन मूवी, जो कंगना रनौत की है। अब हमें बड़ी अच्छी लगी, तो हम घर आए, मेरे बड़े भाई ने मुझसे पूछा कि मूवी कैसी थी। मैं कहा बड़ी अच्छी थी, तुझे भी देखनी चाहिए। तो वो गया, अब उसने देखी, उसने मुझे आके 10 गालियां दी, उसने मूवी भी कंप्लीट नहीं करी। वो कहते इससे रद्दी मूवी मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। अब झूठ कौन बोल रहा है? ना वो बोल रहा है ना मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा दोनों का पर्सनल ओपिनियन है। मेरे हिसाब से क्वीन मूवी बहुत अच्छी थी, मेरे ब्रदर के हिसाब से क्वीन मूवी बहुत रद्दी मूवी थी, बहुत बकवास मूवी थी। तो ये क्या, ये है सब्जेक्टिव ट्रूथ। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा भाई झूठ बोल रहा था मैं झूठ बोल रहा था, नहीं, हम दोनों ही सच बोल रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव से। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन है। अगर हम इससे पर्सनल बायस हटा दे, आप ये पूछोगे कोई लोग कह रहा है भाई डिमोनेटाइजेशन अच्छी चीज थी, थोड़ी सी हार्डशिप थी, कोई बात नहीं, कुछ कहेंगे नहीं इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो जो बोल रहे हैं ना, वो सच बोल रहे हैं, वो उनका पर्सपेक्टिव है, उसमें कोई गलत नहीं है। दिस इज सब्जेक्टिव ट्रूथ। व्हाट इज ऑनेस्टी? Honesty can be defined as a quality of being truthful, sincere, being fair and transparent. This is honesty. एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो और प्रॉफिट हुआ। अब बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन आप क्या करोगे? आप सच बोलोगे, यार आज कितनी सेल थी, उसको डेटा शो करोगे, ये देख जो कंप्यूटर पे जनरेट डेटा है, इतनी सेल हुई और इतना प्रॉफिट हुआ है। बीइंग फेयर एंड ये ट्रांसपेरेंसी होगी। बीइंग फेयर क्या होगा? ये तेरा आधा प्रॉफिट तेरा, ये आधा प्रॉफिट मेरा। दिस इज ऑनेस्टी। लेकिन यहाँ पे एक मैं चीज आपको ट्विस्ट करके बताना चाहता हूँ। क्या कोई थीफ या कोई चोर ऑनेस्ट हो सकता है, या कोई क्रिमिनल ऑनेस्ट हो सकता है? क्वेश्चन ये है। जी बिल्कुल हो सकता है। अब मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं। मान लीजिए एक चोर था जिसने चोरी करी, पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
अब पुलिस ने पूछा भाई तूने चोरी क्यों की, उसने साफ साफ बोल दिया कि सर देखिए मैंने लाइफ में कभी चोरी नहीं की, मेरे पास पैसों की कमी थी, मैंने जिससे मांगना था मांगे लेकिन किसी ने मुझे दिए नहीं, लेकिन मैं बहुत अर्जेंट नीड में था, मुझे पैसे चाहिए चाहिए थे, तो मैंने ये काम किया है। अब जो चोर है उसने सारी चीजें सच बताई हैं ट्रांसपेरेंट मैनर में। अगर आप इस चीज को देखोगे तो यहाँ पे क्या चोर ऑनेस्ट है? हाँ, इस स्पेसिफिक सिचुएशन में जो चोर है, जो थीफ है, वो ऑनेस्ट पर्सन है, लेकिन उसका जो ओवरऑल एक्ट है थेफ्ट का, जो ओवरऑल चोरी करने का एक्ट है, वो डिसऑनेस्ट एक्ट है। इस चीज को समझिए। वो स्पेसिफिक सिचुएशन में जो चोर ने बोला बिल्कुल सही बोला, सच बोला, उसने ट्रांसपेरेंट मैनर में हर चीज बता दी है, ओके, सिंसियर मैनर में, लेकिन जो उसका ओवरऑल एक्ट है किसका? थेफ्ट का। थेफ्ट क्या है? हमेशा हम गलत मानते हैं, डिसऑनेस्ट एक्ट मानते हैं। जैसे करप्शन भी होती है, उसको हम डिसऑनेस्ट में काउंट करते हैं, ओके। लेकिन जब वो स्पेसिफिक सिचुएशन में सारी चीजें कर रहा है, वहां पे वो ऑनेस्ट है, लेकिन ओवरऑल जो थेफ्ट एक्ट है वो डिसऑनेस्ट है। इस चीज को समझिए। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी की। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बार की बात है, नारायण मूर्ति जी को, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उन्हें कोलकाता जाना होता है किसी ऑफिशियल वर्क से। साथ में उनकी वाइफ भी होती है, उनको भी कोई काम होता है, तो दोनों चले जाते हैं। अब एक होटल में स्टे करना होता है, तो जो रिसेप्शनिस्ट होता है दोनों के लिए एक ही रूम बुक कर देता है। इस पे क्या करते हैं नारायण मूर्ति? ऑब्जेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? अब ये सुनिए। वो कहते हैं पहली बात, मैं ऑफिशियल ट्रिप पे हूँ, तो मेरी वाइफ के लिए इन्फोसिस क्यों पे करेगी? ओके, इन्फोसिस क्यों पे करे भाई? मैं ऑफिशियल ट्रिप पे आया हूं, मेरी वाइफ के लिए क्यों करेगी? दूसरा, जब मेरी जो वाइफ है वो ऑलरेडी वर्किंग है, जो कमा सकती है, तो वो अपना बिल खुद पे करेगी। तो नारायण मूर्ति ने कहा कि भाई जो रूम है अलग अलग बुक करो। रिसेप्शनिस्ट की गलती थी तो उसे लगा हस्बैंड वाइफ कर देते हैं, लेकिन ये है एग्जैक्ट एग्जांपल इंटीग्रिटी का। अब सोचिए कोई भी क्वेश्चन ना करता नारायण मूर्ति को, अगर वो एक ही रूम बुक करते, इन्फोसिस पे करते, और कितना पैसा पे करते, अब ये सोचिए अमाउंट कितनी है। बावजूद इसके इन्होंने अलग अलग रूम बुक किया। दिस इज इंटीग्रिटी, डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज वॉचिंग। अब आप ये सोचिए बंदा कितना ईमानदार है, कितना सही बंदा है, इसे कहते हैं इंटीग्रिटी। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ट्रैफिक लाइट है, कोई नहीं है, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। अब जनरली रात के टाइम कोई इंसान है, वो ट्रैफिक जो लाइट हुई है वो अभी ग्रीन नहीं है, रेड है, वो वेट कर अपनी टर्न की, वो वेट कर अपनी टर्न की, जब ग्रीन होगी तभी मैं जाऊंगा। डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज वॉचिंग, दिस इज इंटीग्रिटी। मींस वो जो बंदा वेट कर रहा है रेड लाइट पे, वो क्या है, उसके अंदर इंटीग्रिटी वैल्यू है। अब देख रहे हैं एक दूसरी डेफिनेशन, वो क्या है? इट इज अ सेट ऑफ वैल्यू विच इज कंसिस्टेंट एंड अनब्रेकेबल और अनकॉम्प्रोमाइज्ड अंडर प्रेशर। ये तीन वर्ड याद रखना, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, कंसिस्टेंट एंड अनब्रेकेबल और अनकॉम्प्रोमाइज्ड। कौन कौन सी सेट ऑफ वैल्यूज? ट्रूथफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अपराइटनेस, अनकरप्टनेस, ऑनेस्टी। ये सारी वैल्यूज का, दिस इज अ सेट ऑफ वैल्यूज के सब वैल्यूज मिलके कोई बंदा लेके चल रहा है, वो कंसिस्टेंट है ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड अनब्रेकेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या तो मैं भी सकता हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, इंटीग्रिटी वाला पर्सन हूँ, लेकिन रियल टेस्ट मेरा कब होएगा? जब मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, ओके, वो होगा मेरा रियल टेस्ट कि मैं, मेरे पास इंटीग्रिटी है या नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने जेबीटी स्कैम सुना हरियाणा का, जिसमें चौटाला और जो एक्ससीएम थे उनके बेटे को 10 साल की सजा हुई थी, अभी रिसेंटली बाहर आ गए हैं। क्या था वो इंटीग्रिटी से ही रिलेटेड है। मैंने आपको बोला ना कि जो वैल्यूज, जब प्रेशर आएगा वो उस चीज वैल्यूज को कैरी कर सकते नहीं कर सकते, तब पता चलता है असली इंटीग्रिटी है या नहीं है। तो होता क्या है, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जेबीटी, जूनियर बेसिक ट्रेन टीचर। इसमें अराउंड 3200 के करीब कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, जो एक्चुअल प्रोसेस थी। अब होता क्या है, उसकी एक लिस्ट तैयार होती है और उसको पब्लिश किया जाना होता है कि भाई कौन कौन से कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। लेकिन इसमें क्या होता है, जो चौटाला है और उसके जो नीचे पॉलिटिकल एडवाइजर है, सब है, कहते हैं इस लिस्ट को चेंज करो। तो जो प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर होता है वो मना कर देता है, सर मैं नहीं करने वाला। तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट, अब आती है एक नई आईएएस ऑफिसर, सेम ही पोस्ट पे, रजनी शेखरी सिब्बल। इसको भी सेम ही चीज बोली जाती है, एक बंद कमरे में बुला के, देखो मैडम जो प्रोसेस है वो होगी, रिक्रूटमेंट जो होनी थी, अब ये जो हमारी लिस्ट है इसको उस एक्चुअल लिस्ट से चेंज करो। अब ये, अब यहाँ पे टेस्ट है, ये है इंटीग्रिटी। अब देखिए कितना प्रेशर उसके ऊपर बनाया जा रहा है, बहुत सारे लोग उस टाइम प्रेजेंट थे।
एक ही कमरे में उसको बोला जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है मैम चेंज करो, लेकिन इस लेडी ने, आईएएस ऑफिसर है, इसका नाम है रजनी शेखरी सिब्बल, मैं इसको हमेशा इंटीग्रिटी के एग्जांपल से याद रखता हूँ। इसने सारे आम मना कर दिया, सर मैं नहीं कर रही। इसके अलावा इसने क्या किया, इसे पता था मेरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हुआ इसका भी ट्रांसफर, इसका भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन उससे पहले इसने क्या किया कि छेड़छाड़ ना हो सके, कोशिश इसने पूरी की कि यार जो एक्चुअल में कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनको ही, उनका ही सिलेक्शन हो। जिस अलमीरा में इसने लिस्ट रखी थी उसको इसने रैप कर दिया कपड़े के साथ, और साथ में जो बाकी 5 एम्प्लॉय थे जो इससे जूनियर थे, सबके साइन करवाए, और जो की थी उसको भी छुपा दिया एक एनवेलप में, कि कोई अथॉरिटी में है बंदा वही इसे ओपन कर सके, कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। फिर उसका हुआ ट्रांसफर। दिस इज इंटीग्रिटी, कि भाई जो आपकी वैल्यूज है उसको आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो कंसिस्टेंट है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, जितना मर्जी प्रेशर आ जाए। एक और एग्जांपल देता हूँ, गोविंद रघु खैरनार, सुना इसके बारे में? इसको डिमोलिशन मैन का वो दिया हुआ है निकनेम। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने, ये पब्लिक सर्वेंट था, सिविल सर्वेंट नहीं था। अब पब्लिक सर्वेंट इन द सेंस कि ये सबसे पहले क्लर्क था, उसके बाद अकाउंट ऑफिसर, ऐसे इसने वो हुआ है। अब इसने सबसे पहले क्या किया, भाई गवर्नमेंट लैंड पे सीएम के बेटे का होटल बना हुआ है, उसको तोड़ दिया। इमेजिन करिए, सीएम के बेटे का होटल बना हुआ गवर्नमेंट लैंड पे, उसको तोड़ दिया। कितनी हिम्मत चाहिए। ये होती है इंटीग्रिटी विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। अब उसके ऊपर सोचिए कितना ज्यादा प्रेशर डल सकता था, या उसको ट्रांसफर कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा। उसने वैल्यूज को क्या कर रखा, कैरी रखा, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, आप जो मर्जी समझिए। दिस इज कंसिस्टेंसी। ये भी एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। गोविंद रघु खैरनार है, डिमोलिशन मैन, आप गूगल कर लेना। दिस इज इंटीग्रिटी। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी की। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू स्टैंड अप फॉर योर जजमेंट। इट मीन्स what you believe, what is right, to stand up for that, willing to pursue the truth and admitting you are wrong when someone correct you. Okay, this is intellectual integrity. एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके साथ शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि पड़ोस में कहीं आसपास डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और आपने ये कह के इग्नोर कर दिया कि यार उनका पर्सनल मैटर है, मैं क्यों इंटरफेयर करूं, वो खुद पुलिस को कॉल कर सकती है, मैं नहीं इस झगड़े में पड़ सकता। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपके अंदर इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी नहीं है। इन केस के अगर आप बिलीव करते हो कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस गलत है, आप पर्सनली बिलीव करते हो डोमेस्टिक वायलेंस गलत है, आपने कभी अपनी वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन पड़ोस में हो रहा है वो आप चुप करके इग्नोर कर रहे हो, बावजूद इसके आपको पता है, इसका मतलब है आपके अंदर इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी नहीं है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, कास्टियल स्लर, जो रिमार्क किए जाते हैं कास्ट बेस्ड, आप उसको इग्नोर कर देते हो। आपके सामने किसी ने कास्ट बेस्ड किसी को गाली दी है, आपको पता ही गलत है, उसके बावजूद आपने इग्नोर कर दिया। अगेन यू लैक इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। इसके अलावा you are willing to pursue the truth and admitting you are wrong when someone is correcting you. कोई आपको करेक्ट कर रहा है, सर आपने ये चीज गलत की है, और आपको रीजन भी देता है, और आप मान लेते हो कि हाँ जी सर ठीक है, मुझसे गलती हो गई है और मैं अब अपने आप को करेक्ट कर लूंगा। देन यू हैव इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की। व्हाट इज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी? It is about upholding the institutional value of that particular institution. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में काम करें, किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है, आप उन वैल्यू को अपहोल्ड करो तो उसे कहते हैं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप डॉक्टर हो, डॉक्टर का एक प्रोफेशन है, ओके। अब उनके लिए पेशेंट होना चाहिए, इट डजेंट मैटर वो क्रिमिनल है, वो टेररिस्ट है, वो लड़का है, वो लड़की है, किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है, उनका हर टाइम एक ही मोटिव है कि उस पेशेंट की उन्हें जान बचानी है। दिस इज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। एक और एग्जांपल दे देता हूं, लॉयर है, अब उसे पता है उसे एक रेपिस्ट को डिफेंड करना है, एक रेपिस्ट को डिफेंड करना है। अब प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसे डिफेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये उसका काम है, ओके। सो दिस इज, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी अपहोल्ड कर रहा है। चांसेस हो सकते हैं कि क्लैश हो जाए उसकी मोरल वैल्यूज और इसके बीच में, क्यों? क्योंकि अब पर्सनली, अब कोई रेपिस्ट अच्छी चीज नहीं, कोई रेप है, कोई रेपिस्ट है, वो अच्छा इंसान नहीं होगा मान लीजिए। अब लेकिन उसे डिफेंड तो करना पड़ेगा, उसे, उसके पास केस आया, उसके प्रोफेशन का काम है ये, तो
उसे ये करना पड़ेगा। सेम चीज डॉक्टर के साथ है। कल को कोई टेररिस्ट आता है, उसे पता अभी इसने 100 लोगों को मारा है, लेकिन उसकी ड्यूटी क्या है, उसको उस बंदे की जान बचानी है, ये उसका प्रोफेशन है। तो वो क्या कर रहा है, ही इज अपहोल्डिंग प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आएगा। आज हमने डिस्कस किया ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। इन केस कोई डाउट हो प्लीज आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, और नोट्स अवेलेबल है RS एथिक्स चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।